डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार ज्ञान उपार्जन के 3 तरीके हैं: इंद्रिय अनुभव, विवेक शक्ति और अंतर्दृष्टि। जहाँ तक इंद्रिय अनुभव की बात है, डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार इंद्रिय अनुभव भौतिक वस्तुओं के बाह्य लक्षणों को तथा मानव की शारीरिक लक्षणों को पकड़ती है। ये भौतिक विषयों के बाह्य लक्षणों को तथा मानव के शारीरिक लक्षणों को पकड़ती है। इस प्रकार यह ऐसी सामग्री एकत्रित कर लेती है जिस पर हमारी विवेक शक्ति विचार कर सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इंद्रिय अनुभव से वस्तुओं के बाह्य पक्ष मात्र की जानकारी मिलती है, वह विषय के सार रूप को पकड़ने में असमर्थ है। इंद्रिय अनुभव पर सदा विश्वास नहीं किया जा सकता, वह अक्सर धोखा दे देती है। ऐसा भी होता है कि विभिन्न इंद्रिय अनुभवों में ही विरोध हो जाए। एक ही वस्तु विभिन्न दृष्टाओं को भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई दे सकता है। एक ही वस्तु के 2 इंद्रिय अनुभव सर्वथा एक समान नहीं होते। इस प्रकार के माध्यम से सत्य का ज्ञान कैसे संभव हो सकता है? डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि इंद्रिय अनुभव उपयोगी तो है, सामान्य जीवन के लिए आवश्यक भी है, किंतु सत्य के ज्ञान के लिए यह उपयुक्त नहीं है। दूसरा है विवेक शक्ति। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार बौद्धिक विचार मन का व्यापार है, यह विश्लेषण एवं संश्लेषण के द्वारा अपना कार्य करता है। विवेक शक्ति इंद्रियों से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण करता है तथा उन विश्लेषित तत्वों में नए नए संबंध दिखता है। फलतः इसके द्वारा उत्पन्न ज्ञान परोक्ष एवं प्रतीकात्मक है। यह परोक्ष इस कारण से है कि इसका विषय वस्तुओं से साक्षात संपर्क नहीं है, बल्कि इंद्रियों से प्राप्त सामग्रियों के माध्यम से है। विवेक शक्ति को इंद्रियों से वस्तु नहीं बल्कि वस्तु का प्रतिरूपण प्राप्त होता है। इंद्रियां से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि वस्तु का प्रतिरूपण प्राप्त होता है। बौद्धिकता इन्हीं का भाव चिन्ह या संकेत के रूप में उपयोग करके अपना कार्य करती है। इसी कारण बौद्धिक अवगति को प्रतीकात्मक कहा गया है, सिंबॉलिक कहा गया है। विवेक शक्ति स्वीकार्य नहीं है, यह अअथिष्ट है। कैसे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि कई कारण हैं जिसके चलते विवेक शक्ति अनुपयुक्त प्रतीत होता है। ऐसा डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार वे मुख्य कारण जिसके चलते विवेक शक्ति अयथिष्ट प्रतीत होते हैं, उन मुख्य कारणों की विवेचना हम आगे करेंगे। इनमें पहला है कि विवेक शक्ति ज्ञाता तथा ज्ञेय, विषयी एवं विषय आदि के द्वैत की पूर्व मान्यता पर आधारित रहती है। अतः अद्वैत का ज्ञान इस माध्यम से संभव नहीं हो सकता। दूसरा, विवेक शक्ति संबंधों की विश्लेषण के द्वारा अपना कार्य करती है। संबंध अनेकता के आधार पर ही मान्य होता है। सत अनेकता से परे एक है, अतः विवेक शक्ति द्वारा सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। तीसरा, विवेक शक्ति प्रतीकों के माध्यम से काम करती है। प्रतीक जगत तक ही सीमित है, अतः सत्य का ज्ञान विवेक शक्ति के द्वारा नहीं हो सकता। चौथा, विवेक शक्ति अपने कार्य में पहले इंद्रियों से प्राप्त भाव, अस्तित्व मूलक तत्व और विषय वस्तु मूलक तत्व में भेद करता है। 2 भाव इंद्रियों से प्राप्त है, ये अस्तित्व मूलक तत्व और विषय वस्तु मूलक तत्व, और इन दोनों में विवेक शक्ति अपने कार्य में पहले इनमें भेद करता है। यूं कहें कि उसके होने के नाते और उसमें क्या है, दोनों में भेद करता है। वो द दैट और द वाट, इन दोनों में विवेक शक्ति भेद करता है। इसके बाद एक प्रकार के बौद्धिक विश्लेषण के द्वारा उन्हें पुनः संशोधित करने की चेष्टा करता है, किंतु बौद्धिक संश्लेषण चाहे कितना भी पूर्ण होने का प्रयास करे, वह सत्य के मौलिक एक रूपता को पकड़ने में समर्थ नहीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गहराई से कटे हुए घाव के जुड़ने पर भी त्वचा की मौलिक चिकनाई
कभी नहीं उभर सकती। 5वां, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सामग्री पर कार्य करने के कारण बुद्धि परोक्ष ज्ञान देती है, अतः इसके द्वारा सत्य का ज्ञान संभव नहीं है। 6, हमारा मानस जगत विवेक शक्ति तक ही सीमित नहीं है, भावनात्मकता, संकल्पनात्मकता आदि भी मानस जगत का अंग है। सत्य का ज्ञान तभी संभव है जब संपूर्ण मानसिकता उस ओर पूरी शक्ति से उन्मुख हो। मानसिकता का एक आंशिक पक्ष उस ज्ञान के लिए और अयथेष्ट है। इस प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इंद्रिय अनुभव तथा विवेक शक्ति के माध्यम से सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। वे व्यावहारिक जीवन में बड़ी उपयोगी है, उन्हीं से हमारा साधारण जीवन संचालित होता है, किंतु वे यथार्थ ज्ञान के माध्यम नहीं हो सकते। इन दोनों माध्यमों से सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार सत्य का ज्ञान अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही हो सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार वह मार्ग जिससे सत्य का ज्ञान हो सकता है अंतर्दृष्टि कहा जाता है। राधाकृष्णन कहते हैं कि अंतर्दृष्टि अपने विषय को बिना किसी माध्यम से साक्षात ढंग से जानती है। यह चिन्हों या प्रतीकों के द्वारा अपने विषय को पकड़ने की चेष्टा नहीं करती। इस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय अथवा विषय तथा विषय का द्वैत पूर्णतया समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का जानना एक प्रकार से आत्मसात करना है, विषय तथा विषय का एक रूप हो जाना है, नोइंग बाय द कमिंग। इस प्रकार के ज्ञान को समझने के लिए भावनात्मक अनुभूति का विश्लेषण उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए क्रोध की भावना कैसी होती है, ये जानने के लिए हम कितना भी सोचें, विचारों की तह में जाएं, हम कुछ नहीं जान सकते। किंतु यदि हम क्रोधित हो जाते हैं तो तत्काल इसकी जानकारी हो जाती है, क्योंकि हम तथा क्रोध के बीच एक तादात्म्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार की तादात्म्यता स्थापित कर जो ज्ञान मिलता है वही अंतर्दृष्टि का ज्ञान है। यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। अब जरा देखें कि अंतर्दृष्टि और इंद्रिय अनुभव में क्या अंतर है या उन दोनों की क्या विशेषताएं हैं, इन दोनों में क्या समानता है, जरा इस पर चर्चा कर लें। तो देखिए, हम पाते हैं कि अंतर्दृष्टि में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इंद्रिय अनुभव में नहीं है। जब हम इन पर विचार करते हैं, इनकी विवेचना करते हैं, तो हम पाते हैं कि अंतर्दृष्टि की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इंद्रिय अनुभव में नहीं है। इंद्रिय अनुभव वस्तुओं के बाह्य लक्षणों को ही पकड़ पाता है, जबकि अंतर्दृष्टि उनके सार रूप को समझने का प्रयास करता है। पुनः इंद्रिय अनुभव से कभी कभी अयथार्थ ज्ञान भी मिल सकता है, भ्रम भ्रांति आदि हो सकती है। अंतर्दृष्टि में इस प्रकार की भ्रांति की संभावना नहीं रहती है। भ्रांति का प्रश्न ही नहीं उठता है। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी दोनों में मौलिक भेद नहीं है। दोनों ही बिना किसी माध्यम के सीधे सीधे अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेती है। दोनों ही दृष्टि है, किंतु अंतर्दृष्टि उन क्षेत्रों में प्रवेश करती है जहां इंद्रियां नहीं पहुंच पाती। अंतर्दृष्टि तथा विवेक शक्ति यानी अंतर्दृष्टि और बुद्धि में जरा सा तुलना कर लें तो विवेक शक्ति की अपनी उपयोगिता है, किंतु ऐसा नहीं है कि इसमें भूल या गलती के लिए स्थान न हो। बौद्धिक ढंगों में पूर्ण अनिश्चितता की बात नहीं की जा सकती। बुद्धि का मुख्य उपकरण विश्लेषण है। इस उपकरण से बुद्धि अपनी विषय वस्तु को उसकी संपूर्णता में नहीं पकड़ पाती। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इन तीनों कमियों के बावजूद भी विवेक शक्ति अंतर्दृष्टि से पूर्णतया विपरीत नहीं है। दोनों में पारस्परिक सहयोग है। अनुभूत सत्य को व्यक्त करने के लिए अंतर्दृष्टि बुद्धि पर झुकती ही है। पुनः बुद्धि तो अंतर्दृष्टि की पूर्व मान्यता पर आधारित होती है। विवेक शक्ति अंतर्दृष्टि के बिना अपना कार्य संपादित कर ही नहीं सकती। विवेक शक्ति विश्लेषण पर आधारित है। विश्लेषण के लिए यह अवबोध आवश्यक है कि जिसका विश्लेषण हो रहा है
वह अपने में एक संपूर्णता है। यह समझ अंतर्दृष्टि ही दे सकती है। इसी आधार पर अंतर्दृष्टि को प्राथमिक माना जाता है। अब एक प्रश्न उठता है कि अंतर्दृष्टि का स्वरूप क्या है। तो अंतर्दृष्टि में एक और सहज प्रवृत्ति के समान साक्षात्ता, सहजता एवं अपने विषयों को संपूर्णता में पकड़ने की क्षमता निहित है, तो दूसरी ओर इसमें बुद्धि के समान चेतना भी निहित है। यह साक्षात एवं तात्कालिक ज्ञान देता है, क्योंकि इसका संपर्क विषय से साक्षात रूप में होता है, चिन्हों या प्रतीकों के द्वारा नहीं। यह किसी माध्यम के द्वारा कार्य नहीं करती। अंतर्दृष्टि से प्राप्त ज्ञान स्वतः सिद्ध होता है। हर ज्ञान भेद तथा द्वैत को मिटा देने के कारण इसे तात्कालिक ज्ञान कहा गया है। इस प्रकार का जानना विषय को आत्मसात करना है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि अंतर्दृष्टि उन सभी कार्यों को कर लेती है जो इंद्रिय, सहज प्रवृत्ति एवं बुद्धि से संपादित होते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्दृष्टि कुछ ऐसे कार्य भी संपादित करती है जो उन तीनों से संभव नहीं है। उनकी यही विशिष्टता एवं व्यापकता इसे सब ज्ञान के लिए समर्थ बना देती है। भावनात्मक अनुभूति आदि जीवन के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनकी अवगति केवल अंतर्दृष्टि से ही संभव है। उसी प्रकार मूल्यात्मक निर्णय भी अंतर्दृष्टि पर ही आधारित होते हैं। जीवन का रहस्य एवं मूल्य, सर्वोच्च शुभ का विचार, जगत के नैतिक स्वरूप में आस्था आदि अंतर्दृष्टि पर ही आश्रित है। अंतर्दृष्टि एकाएक प्राप्त होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन का दावा है कि तर्क संबंधी सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, सभी सामान्य एवं वैज्ञानिक मान्यताएं आदि भी अंतर्दृष्टि पर ही आश्रित है। उसी प्रकार आत्म का ज्ञान भी अंतर्दृष्टि से ही संभव है। हर संज्ञानात्मक, भावनात्मक अथवा संकल्पनात्मक क्रियाओं का भी ज्ञान अंतर्दृष्टि पर ही निर्भर है।